विरुद्ध। अध्याय 191 से 195। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 191, ड्रैगन गॉड का खून। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 191, ड्रैगन भगवान का खून। उद्धरण चिन्ह ... आप क्या करने जा रहे हैं? चमेली ने संदेह से पूछा। युन चे के कानों के पास हवा चिल्ला रही थी क्योंकि वह चट्टान के पास खड़ा था और हवा को महसूस करने के लिए उसने अपने हाथ फैलाए। वह मंद मंद मुस्कुराया, फिर एक गहरी सांस ली। ऊपर की ओर मुंह करके उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और जोर से चिल्लाया, आ टिल्डर 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 टिल्डर। अत्यधिक शक्ति से प्रेरित होकर ये चिल्लाहट काफी दूर तक फैल गई और सीधे तौर पर जैस्मीन को डरा दिया। इसके तुरंत बाद दूर से अनगिनत गहन जानवरों की दहाड़ें सुनाई दी। इस अंतहीन मैदान में रहने वाले सभी गहरे जानवरों के लिए युनचे उनका लक्ष्य था। इससे पहले युनचे जब भी संभव हो छिपता था, इसलिए यह पहली बार था कि उसने इतने आकर्षक तरीके से व्यवहार करने की हिम्मत की। और वास्तव में इस जगह पर ऐसा करना मूल रूप से मौत की तलाश करने के समान था। बहुत तेजी से जैसे जैसे आवाजें करीब आती गईं, गहरे जानवरों की दहाड़ें संख्या में बढ़ती गईं। दूर से, चाहे वह आसमान से हो या जमीन से अधिक गहरे जानवरों के छायाचित्र सतह पर आने लगे क्योंकि वे सभी तेजी से इस दिशा में आ रहे थे। यू चे की चिल्लाहट से सोता हुआ चू यूचेन हिल गया। उसने अपनी आंखें हल्की सी खोली और पूछा, यू चे, तुम क्या कर रहे हो? युन चे ने उसकी ओर देखा और धीरे से उत्तर दिया, छोटी परी, आपका फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, तो आप जो कुछ भी देखते हैं वह वास्तव में केवल बर्फ और बर्फ है। आपने कभी इतनी आग नहीं देखी होगी। आज मैं आपको सचमुच बहुत बड़ी आग दिखाऊंगा। अपनी आंखें खुली रखना याद रखें। उसकी आवाज कम होने के बाद यूचे चट्टान से नीचे कूद गया और नीचे अंतहीन जंगल में गिर गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, इस अज्ञात जंगल में घने जानवर मैदानी इलाकों की तुलना में कहीं अधिक केंद्रित थे। जैसे ही वह उतरा, उसने महसूस किया कि 1 दर्जन या इतने ही गहरे जानवरों की आभा उस पर टिकी हुई है। वह अधिक देर तक नहीं रुका। अपनी गति तेज करने के बाद वो पागलों की तरह आगे बढ़ गया। उसके पीछे दर्जनों या इतने ही गहरे जानवर अलौकिक ध्वनियां निकाल रहे थे। एक उन्मत्त आभा के साथ वे या तो झाड़ियों या पेड़ों से बाहर निकले और युन चे का पीछा किया। युन चे की पूरी ताकत से दौड़ने के बाद सतर्क गहरे जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई और इस प्रकार उसके पीछे के गहरे जानवरों की संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। लगभग 10 सांसें लेने के बाद उसके कदम अचानक रुक गए। अपने पीछे पीछा कर रहे गहरे जानवरों पर एक नजर भी न डालते हुए यूचे का शरीर कई मीटर लंबी आग की लपटों में बदल गया। उसने गहरी सांस ली और आग की लपटें ऊंची और ऊंची उठती गईं। वे तुरंत 20 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठे और यूचे की धीमी दहाड़ के बाद बाहर की ओर विस्फोट कर गए। स्टार चिलचिलाती दानव कमल। बूम। पिछले खिलने वाले स्टार चिलचिलाते दानव कमल से अलग इस सितारा झुलसाने वाले दानव कमल की हर परत बाहर की ओर फट गई। यह अब तक का सबसे बड़ा स्टार चिलचिलाती दानव लोट्स युनचे था, जिसने अपनी गहन शक्ति का पूरा 70% उपयोग किया था। दूसरे ही पल में सितारा झुलसा देने वाला दानव कमल बाहर की ओर फट गया। इसने आसपास के लगभग 300 मीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो पेड़ों के इस असीमित जंगल में कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। इस स्टार चिलचिलाती दानव लोट्स की अत्यंत शक्ति के तहत पीछे से पीछा कर रहे आधे से अधिक शक्तिशाली जानवर तुरंत मारे गए। जो लोग आग की लपटों के बीच जीवित बचे थे वे दर्द से कराह रहे थे। इस हरे भरे गहरे हरे जंगल को जलाना आसान नहीं था, लेकिन यूचे ने जो छोड़ा वह फीनिक्स फ्लेम के साथ जुड़ी हुई लौ थी। जब आकाश में फैले हरे पेड़ फीनिक्स आग के संपर्क में आए तो वे जल्दी से जल गए, जैसे कि वे मृत पेड़ हो। 1 दर्जन या उससे अधिक सांसें बीत चुकी थी। स्टार चिलचिलाती दानव कमल से निर्मित आग का समुद्र न केवल सिकुड़ा नहीं, बल्कि तेजी से विस्तारित हुआ। दक्षिणी हवा से प्रेरित होकर भड़कती हुई आग अप्रतिरोध्य अशांत ज्वार की तरह थी, क्योंकि यह तेजी से बढ़ी और दक्षिण की ओर बहने लगी। बड़ी आग जलती रही। प्राचीन घुमावदार पेड़ों के आकाश के साथ आग तुरंत कई मीटर की ऊंचाई तक फैल गई। दक्षिणी हवा चली और आग फैलने की गति तेजी से बढ़ गई। पलक झपकते ही तबाह जमीन 5 किलोमीटर से बढ़कर 10-15 किलोमीटर हो गई। अगणित गहनों से मनहूस गर्जनायन जानवर दूर दूर से आए। स्पिरिट प्रोफाउंड बीस्ट्स के रूप में साधारण आग के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाना मुश्किल था, लेकिन लंबे समय तक आग के समुद्र के अंदर रहना एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। स्पिरिट प्रोफाउंड बीस्ट्स के बारे में भूल जाए, भले ही वे निम्न स्तर के अर्थ प्रोफाउंड बीस्ट हो। अगर वे समय पर बच नहीं सके तो वे अनिवार्य रूप से आग के समुद्र में दफन हो जाएंगे।
हालांकि हवा ने आग को पनपने में मदद की और एक पल में ये लगभग 300 मीटर तक फैल गई। तो गंभीर जानवर कैसे बच सकते थे? जहर हवा या पानी से फैल सकता है, लेकिन जंगल के अंदर तेज हवा की सहायता से जिस गति से आग दूर तक फैलती है, वह जहर फैलने से अधिक होती है। यू चे आग के समुद्र में खड़ा था। उसका पूरा शरीर पहले से ही आग की लपटों में घिरा हुआ था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस दिशा में देखता था, वह सब एक बड़ी जंगल की आग से जल रहा था। लेकिन उसके इविल गॉड फायर सीड की लौ पर महारत के साथ किसी भी प्रकार की आग या धुआं पूरी तरह से दूर हो गया और चू यूचांग को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सका। छोटी परी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, यू चे ने मुस्कुराते हुए पूछा। आग के बीच में खड़े होकर उसे सुरक्षा की भावना थी जो उसे लंबे समय तक नहीं मिली थी। कम से कम जब वह बड़ी आग के बीच में खड़ा था तो उस पर आने वाले गहरे जानवरों से कोई गुप्त हमला नहीं हो रहा था। मुझे आग पसंद नहीं है, चू यूचेन ने आंखें बंद करके धीरे से कहा। उसने जिस गहन कला का अभ्यास किया वह शुद्ध बर्फ की विशेषता थी। आग और बर्फ असंगत तत्व थे, इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से आग को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब आप हमेशा अकेले रहते थे। युन चे मुस्कुराया। अब जब तुम इस आग के अंदर मेरे साथ हो, अगर हम इसे एक साथ देखें तो क्या तुम्हें अब भी आग पसंद नहीं आएगी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू यूचेन ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने आग के असीम समुद्र को देखा। वह कुछ देर तक शून्य में देखती रही और एक भी शब्द नहीं बोली, लेकिन उसने अपनी निगाहें भी नहीं हटाई। तो ये बात है, आप वास्तव में इस पूरे जंगल को जला देना चाहते थे। ये जंगल यहाँ काफी समय से मौजूद रहा होगा, इसलिए यहाँ नमी काफी ज्यादा है। यहाँ सामान्य आग जलाने का कोई रास्ता नहीं है। ये वास्तव में फीनिक्स की ज्वाला कहलाने के योग्य है। यदि हवा नहीं रुकी तो आग का ये समुद्र तब तक जलता रहेगा जब तक कि पूरा जंगल जलकर खाक न हो जाए। इस विशाल जंगल में गहरे जानवर भी जलकर मर जाएंगे। लेकिन क्या आपको यकीन है कि जिन गंभीर जानवरों को यहाँ जलाकर मार दिया जा रहा है, उन्हें आपके द्वारा मारे गए लोगों में गिना जाएगा? चमेली ने पूछा। मुझे यकीन है, युन चे ने सिर हिलाया। प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन ने केवल ये कहा था कि मुझे 99,999 गहरे जानवरों को खत्म करना है, और यह नहीं बताया कि मुझे उन्हें कैसे खत्म करना है। हमले से मौत ठीक है, जहर का प्रयोग और आग का प्रयोग भी ठीक है। जब तक इन गंभीर जानवरों के मरने का कारण मैं हूं, तब तक इसे स्पष्ट रूप से मेरी हत्या के रूप में गिना जाएगा। विशाल आग एक विशाल लाल रंग के जानवर की तरह बेतहाशा फैल गई, जो अनगिनत गहरे जानवरों से भरे पूरे जंगल को निगलने के लिए आगे बढ़ी। आग को 50 किलोमीटर दूर तक फैलने में 1 घंटे का भी वक्त नहीं लगा। 50 किलोमीटर का आकाश भी लाल चमक उठा, क्योंकि बादल लाल हो गए, जो आमतौर पर शाम के समय होता है। 50 किलोमीटर की आग की जलने की आवाज बेहद भयंकर थी, लेकिन यह अनगिनत गंभीर जानवरों की दयनीय निराशापूर्ण चीख को दबाने में असमर्थ थी। आग के इस समुद्र में मरने वाले गहरे जानवरों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। इस समय यू चे की आंखों के सामने का दृश्य अचानक विकृत हो गया। आकाश में व्याप्त आग का समुद्र धुंधलेपन में लुप्त हो गया और अंधकार का क्षेत्र बन गया। उसके कानों के पास की आवाजें भी पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी और शांत हो गई थी। चू यूचेन को ले जाते समय वह अचानक पूरी तरह से अंधेरी दुनिया में प्रवेश कर गया। इस अंधेरी दुनिया के ऊपर विशाल नीली नीली आंखों का एक जोड़ा धीरे धीरे खुला। प्राइमोर्डियल एजियो ड्रैगन की आंखें। प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन, चूंकि आपने हमें दूसरे चरण के ट्रायल ग्राउंड से बाहर निकाला है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम पहले ही ट्रायल के दूसरे चरण को पार कर चुके हैं? प्राइमोर्डियल एजियो ड्रैगन के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना यू चे ने पहले बात की। सही, प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन ने उत्तर दिया। हालांकि आपका तरीका थोड़ा सस्ता था, लेकिन आप वास्तव में उत्तीर्ण हुए। इतना ही नहीं, आप समय से 5 महीने पहले ही गुजर गए। मेरा मानना है कि यदि आप ऐसी पद्धति का उपयोग नहीं भी करते हैं, तब भी आप ऐसा करेंगे अधिकतम 1 महीने में 99,999 गहरे जानवरों को खत्म करने के अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम। एक तुच्छ इंसान के रूप में आपने मुझे एक बार फिर बहुत चौंका दिया है। आप सचमुच असाधारण हैं। परीक्षण क्षेत्र में आपके प्रदर्शन ने मुझे यह विश्वास करने में पूरी तरह असमर्थ बना दिया है कि आप महज 17 साल के युवा हैं। प्राइमोर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज भावना से भरी थी, और ड्रैगन भगवान जैसे दिव्य जानवर को ऐसी भावना महसूस करने देना निस्संदेह एक प्रकार का सर्वोच्च सम्मान था। और ऐसा भी लगता है कि आप तुरंत मुकदमे का दायरा छोड़ना चाहते हैं, अन्यथा आप अपनी पिछली जंगल जलाने की विधि का उपयोग नहीं करना चाहेंगे। हाँ, यू चे ने सिर हिलाया। मुझे 25 दिनों के भीतर उस स्थान पर लौटना होगा जहां मैं पहले बस गया था। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि परीक्षण के तीसरे चरण में इतना समय नहीं लगेगा। 25 दिन, हाँ, काफी है।
क्योंकि आप परीक्षण का तीसरा चरण पहले ही पार कर चुके हैं। प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन ने शांति से कहा। पहले से स्वीकृत, यू चे ने आश्चर्य से कहा। आप फीनिक्स ट्रायल से गुजर चुके हैं, इसलिए अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूं, तो फीनिक्स ट्रायल के चरणों में से एक निश्चित रूप से चरित्र की परीक्षा है। हम कभी भी अपनी वंशावली निम्न नैतिकता वाले इंसान पर नहीं पड़ने देंगे, और इस परीक्षण का अंतिम चरण बस चरित्र का परीक्षण होता है। जब आप 2 चरणों से गुजर रहे थे, तो आप हमेशा अपनी तरफ से महिला की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, भले ही इसका मतलब यह था कि वह परीक्षण कठिनाई में वृद्धि के साथ आप पर बोझ डालेगी। यहाँ तक कि जब आप एक परीक्षण पूरा करने में लगभग असमर्थ थे, तब भी आपके मन में उसे छोड़ने का एक भी विचार नहीं आया। और जिस कारण से आप उसे परीक्षण के मैदान में लाए, वह भी व्यक्तिगत रूप से उसे खतरे से बचाने के लिए था। आपकी ये हरकतें आपके चरित्र का पर्याप्त प्रमाण है। इस प्रकार परीक्षण के तीसरे चरण को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप पहले ही पारित कर चुके हैं। बधाई हो युवा मानव, आप इस देश के एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं जिसने ड्रैगन गॉड ट्रायल पास किया है। यू चे की अभिव्यक्ति शांत हो गई, और फिर उसने कुछ उत्साह से पूछा, चूंकि मैं पहले ही पास हो चुका हूँ, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप मुझे बता सकते हैं कि लिटिल फेरी की ताकत कैसे बहाल की जाए? चू यूचेन की आंखें कांप उठी। उनका पहला सवाल ड्रैगन भगवान की वंशावली के बारे में नहीं था, बल्कि उसकी ताकत बहाली विधि के बारे में था। भले ही उसका दिल शुद्ध बर्फ की तरह ठंडा हो, फिर भी वह इतनी तेजी से धड़कने में असमर्थ होगा। बेशक मैं तुम्हें वह तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें वह चीज देनी होगी जिसके तुम हकदार हो। ड्रैगन गॉड ट्रायल पास करने वाले चैलेंजर्स ड्रैगन गॉड के खून की 3 बूंदें प्राप्त कर सकते हैं, और चूंकि आप दोनों ने एक जोड़े के रूप में इस परीक्षण में प्रवेश किया है, आप ड्रैगन गॉड रक्त की 3 बूंदें प्राप्त कर सकते हैं। युवा मानव, सच्चा व्यक्ति जिसने पूरी तरह से परीक्षण किया था वह केवल आप ही हैं, और जो आपने पूरा किया था वह दोहरी कठिनाई वाला परीक्षण था, इसलिए मैं आपको ड्रैगन गॉड रक्त की सभी 6 बूंदें प्रदान करूंगा। यू चे ने चकित होकर देखा, फिर तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, हमने एक साथ परीक्षण में प्रवेश किया और एक साथ परीक्षण पूरा किया। प्रक्रिया महत्वहीन है, लेकिन परिणाम कुछ ऐसा था जिससे हम एक साथ गुजरे थे। मैं संभवतः ड्रैगन गॉड रक्त की 6 बूंदों पर एकाधिकार कैसे जमा सकता हूँ? मुझे 3 मिलने चाहिए, और उससे 3 मिलने चाहिए। चू यूचेन, हे, मैंने अनुमान लगाया कि आप ऐसा कहेंगे, लेकिन वर्तमान में उसकी गहरी नसें और शिरोबिंदु सभी टूट गए हैं, और वह इस समय ड्रैगन भगवान के रक्त के साथ विलय नहीं कर सकती है। इसके बजाय ड्रैगन भगवान के रक्त की शक्ति उसे एक पल में नष्ट कर देगी। इसके अलावा उसे बचाने की विधि आपको ही अपनानी होगी। हालांकि शर्त यह है कि आपके पास ड्रैगन गॉड रक्त की कम से कम 6 बूंदें हो। यदि आप वास्तव में उससे बचाना चाहते हैं, तो आपको ड्रैगन गॉड रक्त की 6 बूंदों को पूरी तरह से मिलाना होगा, 1 बूंद कम नहीं। युन चे ने अपना सिर नीचे किया और थोड़ी देर तक चू यूचेन की आंखों में देखा, और फिर अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रैगन गॉड के खून की 6 बूंदों के साथ पूरी तरह से घुलने मिलने के लिए 7 दिन का समय दूंगा। 7 दिन के बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उससे कैसे बचाया जाए। साथ ही उन 7 दिनों के भीतर आपको उन गहन शक्ति सफलताओं को भी स्थिर करना होगा जिन्हें आप कुछ समय से दबा रहे थे। आपने अपनी सफलताओं को इतने लंबे समय तक जबरन दबाए रखा, इसलिए इससे आपकी गहरी नसों को नुकसान पहुंचने की बहुत संभावना है। यदि यह गंभीर है, तो यह बाद में आपको मिलने वाली सफलताओं पर असर पड़ सकता है। सावधानी से इसे स्थिर करें। जहां तक इस महिला की बात है, इन 7 दिनों में मैं अपनी शक्ति का उपयोग इसकी जीवन रगों की रक्षा के लिए करूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज गिरी, नीले रंग की रोशनी का एक टुकड़ा अचानक अंधेरे से उड़ता हुआ आया और यूचे की भौहों के बीच के स्थान को छू गया। बाद में ये सीधे उसकी भौहों के बीच की जगह में प्रवेश कर गया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 192 सच्चे गहन क्षेत्र का शिखर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 192 सच्चे गहन क्षेत्र का शिखर। ड्रैगन भगवान के रक्त की 6 बूंदें उसके शरीर में प्रवेश कर गईं, जिससे युनचे को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे एक ही समय में उसके शरीर के भीतर आग की 6 गेंदें फट गईं। युनचे के लिए दुष्ट भगवान के अग्नि बीज के अस्तित्व के कारण फीनिक्स के रक्त के साथ उसका सम्मिलन पूरी तरह से जोखिम रहित और आसानी से पूरा हो गया था। हालांकि ड्रैगन भगवान के रक्त का ऊर्जा घनत्व स्पष्ट रूप से फीनिक्स के रक्त से अधिक मजबूत था, और ड्रैगन भगवान के रक्त की ऊर्जा में कोई विशिष्ट तत्व नहीं था। युनचे के लिए ड्रैगन भगवान के खून की 6 बूंदों के साथ पूरी तरह से जुड़ना फीनिक्स के खून के साथ जुड़ने से 10 गुना अधिक कठिन था।
युन चे को यह भी संदेह था कि प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन द्वारा ड्रैगन गॉड के रक्त की सभी 6 बूंदों को एक बार में उसके शरीर में स्थानांतरित करना उसके लिए परीक्षण का एक और रूप हो सकता है। युन चे ने तुरंत खुद को शांत किया। वह बैठ गया और अपनी संपूर्ण चेतना को अपने आंतरिक शरीर में डुबो दिया। अपनी गहन ऊर्जा को पूरी तरह से जारी करने के साथ उन्होंने ड्रैगन भगवान के रक्त के साथ विलय की धीमी और कठिन प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही उसने ड्रैगन भगवान के रक्त के भीतर छिपी जबरदस्त रक्त रेखा शक्ति को महसूस किया, उसे खुद पर संदेह होने लगा कि क्या वह वास्तव में 7 दिनों के भीतर रक्त की 6 बूंदों को पूरी तरह से मिलाने में सक्षम है। काली काली दुनिया बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थी और कोई भी बाहरी ताकतें उसे बाधित नहीं कर पाएंगी। इस वजह से यू चे बिना किसी चिंता के पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था। उसके बगल में चु यूचेन प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की शक्ति के संरक्षण में थी, क्योंकि वह हल्के नीले रंग की आभा की एक परत से ढकी हुई थी। काली काली दुनिया के बाहर मंद पहाड़ी गुफा में जहां यू चे का सामना प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन से हुआ, जैस्मीन ने धीरे धीरे अपना स्वरूप प्रकट किया। अपनी ठंडी आंखों को ऊपर उठाते हुए उसने आकाश में नीली नीली आंखों को देखा। आप वास्तव में इस राजकुमारी के अस्तित्व के बारे में पता लगाने में सक्षम हैं। मैं 12 सितारा देवताओं की शक्ति को कैसे नहीं पहचान सकता। प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की कोमल आवाज सुनाई दी। आप 12 स्टार देवताओं में से एक के रूप में वास्तव में इस दुनिया में प्रकट हुए, और यहाँ तक कि आप पूर्ण ईश्वर को मारने वाले जहर को भी आश्रय दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि स्टार गॉड दायरे में कुछ बड़ा हुआ होगा। चमेली ने ठहाका लगाया और ठंडे स्वर में उत्तर दिया, हम्फ, आप एक अवशिष्ट आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है जो कुछ वर्षों में गायब हो जाएगी। आपकी भूमिका आपके रक्त विरासत के परीक्षणों और उपहारों की निगरानी करना और संचालित करना है। जहां तक हमारे स्टार गॉड दायरे में होने वाली चीजों की बात है, तो आप ऐसा करते हैं, उनके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसके ठंडे स्वर के प्रति प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन को जरा भी आपत्ति नहीं हुई, और फिर भी उसने अपना शांत स्वर बरकरार रखा। उस समय देवताओं की दुनिया में कई देवता अभी भी पूर्ण ईश्वर हत्या करने वाले जहर से बेहद भयभीत थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब तक इस दायरे के भीतर ये भयावह ईश्वर हत्या जहर अभी भी मौजूद है। ऐसा लगता है कुछ व्यक्तियों उस दानव द्वारा छोड़ी गई विरासत मिल गई होगी, और इस क्षेत्र में इस जहर को साफ करने में सक्षम एकमात्र चीज स्काई पॉइजन पल है। आपके शरीर में वर्तमान में स्काई पॉइजन पल रहता है, और जब तक आप इसका उपयोग नहीं करते हैं, आपकी गहन ऊर्जा 3 वर्षों के भीतर जहर को साफ कर देगी। हालांकि आप अपनी आत्मा के भीतर एक बहुत गहरी नफरत और हत्या के इरादे को पाल रहे हैं, भले ही पूर्ण ईश्वर द्वारा जहर और अस्तित्व पर प्रतिबंध लगाया गया हो। इस युवावस्था के लिए, जिसके लिए आपने कुछ प्रकार की भावनाएं विकसित की होंगी, आपने अपनी गहरी नफरत और हत्या के इरादों को पूरी तरह से दबा दिया है। यदि आप एक दिन अपने शरीर को जहर से पूरी तरह से साफ करने में कामयाब होते हैं और इस युवावस्था को छोड़ देते हैं, तो इसे छोड़ना कठिन है। कल्पना कीजिए आपके हाथों कितने लोगों की जान चली जाएगी। चमेली की पतली भौहें थोड़ी झुक गईं, और उसका आकर्षक और कोमल छोटा चेहरा नरक के राक्षस की तरह विभत्सता से भर गया। लोग जो ये राजकुमारी चाहते हैं मारो, क्या वे लोग मरने के योग्य हैं? ये लोग जिन्हें मरना चाहिए, वे 9 सितारा क्षेत्रों में फैले हुए हैं, और उनकी कुल संख्या 26 अरब है। जब तक ये राजकुमारी जीवित है, एक दिन आएगा जब वे सभी मर जाएंगे। प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन गंभीर हो गया और फिर एक लंबी आह भरी। एक समय आपके पास सबसे शुद्ध और दयालु आत्माएं थी, लेकिन फिर भी इस पवित्रता के भीतर पैदा हुई और बढ़ी हुई गहरी नफरत और हत्या के इरादे भी बेहद शुद्ध थे। मैं केवल आशा कर सकता हूं कि कोई होगा जो आपको इस पवित्रता के भीतर से बचाएगा। गहरी नफरत और हत्या का इरादा। मैं केवल एक अवशिष्ट आत्मा हूं, जिसे वास्तव में बहुत सी चीजें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस कारण से मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, वह जानना है, क्या वह तलवार पहले ही मिल चुकी है? ऐसा लग रहा था कि जैस्मिन वास्तव में स्पष्ट थी कि वह तलवार किस ओर इशारा कर रही थी, और ठंड से हंसी। उस तलवार के कारण कई देवताओं की मृत्यु हो गई है। भले ही आप केवल एक अवशिष्ट आत्मा के बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वास्तव में आपके पास अभी भी उस तलवार की गहरी यादें हैं। ये राजकुमारी हालांकि आपको ये बता सकती है। हालांकि अनगिनत लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली है, उस तलवार को ढूंढना अभी तक किसी को नहीं मिला है। उद्धरण चिन्ह ... मैंने उस तलवार के बारे में जो पूछा, उसका कारण यह नहीं है कि मेरे पास उसके प्रति गहरी यादें हैं, बल्कि उस तलवार के भीतर रहना एक ऐसी आत्मा है जो मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चमेली, मुझे नहीं पता कि मैं किस प्रकार का उत्तर सुनना चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसी को मिल गया है या अभी तक नहीं मिला है, कोई भी उत्तर आशा लाएगा और साथ ही चिंता भी।
मुझे आशा है कि वह मिल गया है, लेकिन मुझे चिंता है कि वह भी मिल गया है। चमेली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। आपने अभी जो कहा उसके पीछे का अर्थ क्या है? जब तक कि उस तलवार के भीतर अभी भी कोई विशेष रहस्य छिपा न हो। ये वास्तव में एक रहस्य नहीं है, लेकिन एक चिंता है जो कभी भी दूर नहीं होगी, भले ही मैं नष्ट हो जाऊं। छोटी लड़की, मैं खुद को प्रकट करने और मेरे साथ बातचीत करने और यहाँ तक कि मुझे कुछ चीजों के बारे में खुलकर बताने के लिए तैयार रहने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके अस्तित्व ने मुझे इस युवा के लिए कुछ अन्य विचार दिए हैं जो मेरी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं केवल उसे कुछ और उपहार दूंगा और फिर उसे अपना एक हिस्सा सौंप दूंगा। मेरी इच्छा। यू चे की सावधानीपूर्वक रिहाई के तहत जिस गहन ऊर्जा को उसने लगभग 5 महीनों तक अंतहीन मैदानों में दबा कर रखा था, वह एक बांध से फूटने वाली बाढ़ की तरह थी। उन्होंने तेजी से सफलताएं हासिल की। एक ही दिन में वह लगातार 3 स्तरों को पार कर गया और सच्चे गहन दायरे के 7वें स्तर पर पहुंच गया। उसके बाद ड्रैगन भगवान के रक्त की हर एक बूंद के सम्मिलन के साथ ड्रैगन भगवान की रक्तरेखा की शक्ति जो भीतर संग्रहित थी, ने यू चे की गहन शक्ति को भी तेजी से बढ़ने दिया। ड्रैगन भगवान के रक्त की पहली बूंद के साथ सम्मिलन के बाद यू चे की गहन ऊर्जा तुरंत ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर तक बढ़ गई और ड्रैगन भगवान के रक्त की 3 बूंदों के साथ सम्मिलन के बाद इसे 9वें स्तर तक बढ़ा दिया गया। सच्चा गहन क्षेत्र। 7 दिन बाद ड्रैगन भगवान के रक्त की सभी 6 बूंदों के साथ सम्मिलन पूरा हो गया और यू चे की गहन ऊर्जा सच्चे गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर चढ़ गई। बस एक और कदम के साथ वह आत्मा के गहन क्षेत्र में प्रवेश करेगा। 7 दिनों के भीतर ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 4थे स्तर से ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर पहुंचना निस्संदेह एक स्वप्न स्तर की वृद्धि थी। इस प्रकार की वृद्धि में यू चे की ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। 8वें दिन यू चे ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी नसों के भीतर की दुनिया कई गुना विस्तारित हो गई थी और उसके शरीर के भीतर रक्त की हर बूंद और हर कोशिका के माध्यम से एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत शक्ति बढ़ रही थी। साथ ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेरिडियन, गहरी नसों, हड्डियों और त्वचा के अत्याचार का स्तर बहुत पहले से कहीं अधिक हो गया था और ये परिवर्तन बुद्ध के महान मार्ग से नहीं आए थे। वे स्पष्ट रूप से ड्रैगन भगवान की वंशावली से आए थे। प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की शक्ति में कोई तत्व नहीं था। इसके भौतिक शरीर और ताकत को एक शब्द, अत्याचारी, के साथ वर्णित किया जा सकता है। ड्रैगन भगवान की रक्तधारा के प्रवेश के साथ इसने निस्संदेह यू चे के भौतिक शरीर और ताकत को बदल दिया था, जिससे वे अतुलनीय रूप से अत्याचारी बन गए थे। कम से कम वे बहुत पहले ही आगे निकल चुके थे एकमात्र मनुष्य के दायरे। यद्यपि वह आत्मा के गहन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन उसके शरीर के भीतर बढ़ती शक्ति के साथ युन चे का मानना था कि अपने वर्तमान स्व के साथ भले ही उसे अंतिम चरण के आत्मा क्षेत्र के अभ्यासी का सामना करना पड़े, उसे थोड़ा सा भी महसूस नहीं होगा डर का। अब उससे विश्वास हो गया था कि वह लिंग जी को हरा सकता है, जिससे आधे साल पहले भारी बढ़त हासिल थी, एक झटके से। बेशक वह आधे साल पहले के लिंग जी तक ही सीमित था। युन चे ने स्वयं ताकत में छलांग लगा ली थी, इसलिए राक्षस जैसे लिंग जी ने भी इस अवधि के दौरान अत्यधिक सुधार किया होगा। चू युचेन हमेशा उसके साथ था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो चू युएदान की रक्षा करने वाली नीली शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई। उसने जल्दी से चू युएदान के ऊपरी शरीर को उठाया, तेजी से अपनी गहन ऊर्जा उसके शरीर में डाली और चिंता के साथ कहा, छोटी परी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, चू युचेन ने धीरे से उत्तर दिया। आप वास्तव में सच्चे गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गए हैं। हालांकि उसने अपनी सारी गहन शक्ति खो दी थी, लेकिन गहन शक्ति की तीव्रता को पहचानने की उसकी क्षमता नहीं खोई थी। यू चे की गहन आभा की तीव्रता के अनुसार वह तुरंत यह समझने में सक्षम थी कि वह वास्तव में सच्चे गहन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। एमेन, यू चे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं पहले ही ड्रैगन भगवान के रक्त की 6 बूंदों के साथ पूरी तरह से मिल चुका हूँ। प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन ने मुझसे कहा कि ऐसा करने से मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम हूँ और तुम्हें सम्राट प्रोफाउंड दायरे में भी सफलता मिल सकती है। उसने अपना सिर उठाया और जोर से पूछा, प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन, मैं पहले से ही पूरी तरह से रक्त के साथ जुड़ चुका हूँ। अब समय आ गया है कि आप मुझे बताएं कि लिटिल फेरी को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये बहुत आसान है। प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज के साथ ऊपर आसमान में नीली नीली आंखें खुली। यद्यपि आपने अपनी रगों में ड्रैगन भगवान के रक्त की केवल 6 बूंदों को ही आत्मसात किया है, अकेले ड्रैगन की प्रणाली के साथ आपके रक्तरेखा की तीव्रता पहले ही औसत ट्रू ड्रैगन को पार कर चुकी है। उसकी शिरोबिंदु टूट गई है और उसकी गहरी नसें टूट गई हैं। जीवित रहना आसान है, लेकिन अपनी पूर्व क्षमताओं को पुनः प्राप्त करना बेहद कठिन है।
और उसे पूरी तरह से ठीक करने की अनुमति देने का एकमात्र तरीका सफलता का रास्ता प्राप्त करना है, और वह है आपका वजन ड्रैगन बीज। आपके पूरे जीवन में केवल एक ही वजन ड्रैगन बीज है, और इसमें अत्यंत रहस्यमय क्षमता है। आपके साथ एक कुंवारी पुरुष होने के नाते और उसके एक कुंवारी युवती होने के नाते आपकी यिन और यांग बेहद संगत है। आपका वजन ड्रैगन बीज एक कुंवारी युवती के रूप में उसके यिन तत्व द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगा, उसके शरीर की सभी चोटें ठीक हो जाएंगी, और वह ड्रैगन भगवान की रक्त रेखा की एक निश्चित डिग्री भी प्राप्त कर लेगी। गहरी नसों के एक नए सेट के पुनर्निर्माण से सीधे बाधा को तोड़ने और इससे भी ऊंचे दायरे तक पहुंचने की उच्च संभावना है। जैसे ही प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन ने ये सुनाया, यूचे, जो शुरू में उच्च उम्मीदों से भरा था, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अवचेतन रूप से चू यूचेन की ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा लाल हो रहा था, उसकी आंखें गहरे आक्रोश से चमक उठी। उन्होंने थोड़ा हकलाते हुए कहा, प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन, आप कह रहे हैं, हो, मैं पहले ही इसका स्पष्ट रूप से वर्णन कर चुका हूँ। यही कारण है कि मैंने आपको इसके बारे में तभी बताया था जब आप पूरी तरह से ड्रैगन भगवान के रक्त में शामिल हो गए थे। उसकी गहन शक्ति को पुनः स्थापित करने का यही एकमात्र तरीका है। आप इसे कैसे करने जा रहे हैं, यह आप दोनों को तय करना है। जब भी आपका काम पूरा हो जाए तो मुझे बुलाएं। प्राइमोडियल एजियो ड्रैगन द्वारा इन शब्दों को छोड़ने के बाद नीली आंखें धीरे धीरे गायब हो गईं, और उसकी आभा बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गई। इस अंधेरी दुनिया में केवल यूचे और चू यूचेन ही बचे थे। इस अत्यधिक शांति के भीतर वे दोनों अपने तेज धड़कने वाले दिलों को सुन सकते थे। यूचे ने धीरे से एक गहरी सांस ली और उसकी मानसिक स्थिति तुरंत शांत हो गई। वह बहुत स्पष्ट थे कि इस स्थिति में चू यूचेन मूल रूप से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती थी, और न ही वह इसे स्वीकार करेगी। इसलिए उसे ही पहल करनी होगी। जहां तक दोष और उसके बाद के परिणामों का सवाल है, उन्हें उन सब की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। यूनचे ने एक बार फिर चू यूचेन को उठाया और उसे अपने शरीर में ले लिया। छोटी परी, विधि प्राइमोडियल एजियो ड्रैगन ने पहले भी बात की थी, आपने भी इसे स्पष्ट रूप से सुना है ना? नहीं, चू यूचेन की भावनाएं गंभीर अशांति की स्थिति में थी। भले ही मैं मर जाऊं, मैं कभी नहीं। मुझे पता है, यूचे ने शांति से कहा। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की आप महिलाएं अपने पूरे जीवन के लिए बर्फ की तरह साफ और जैद की तरह शुद्ध हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर या आत्मा, वे दोनों बर्फ और हिम की तरह शुद्ध और स्वच्छ हैं। यहाँ तक कि मृत्यु में भी आप कभी भी अपने शरीर को दूषित करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन हम पहले से ही इतने लंबे समय से एक साथ हैं, और विशेष रूप से इन 5 महीनों में हमने हर पल एक दूसरे को गले लगाया है। अपने अंतर्मन से पूछो, क्या तुम सचमुच इस समय जिस तरह से मैं तुम्हें गले लगा रहा हूँ उससे नफरत करते हो? यदि मैं आपके पूरे जीवन में एकमात्र व्यक्ति हूँ जो आपकी पवित्रता छीन लेता है, तो क्या आप वास्तव में इसके खिलाफ हैं? चू यूचेन की आंखें डबडबा गईं। इसके तुरंत बाद वे पूरी तरह से धुंधले हो गए, और कुछ ही समय बाद वे एक बार फिर से जोर जोर से हिलने लगे। मैं संप्रदाय की उस वर्जना से अच्छी तरह वाकिफ हूँ जो आपके फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में पीढ़ियों से चली आ रही है, और सोचने का तरीका जो दसियों वर्षों से आपके दिमाग में गहराई से समाया हुआ है। आप मूल रूप से अपने दिल में उस बाधा को पार करने में असमर्थ हैं। फिर मैं इसे पार करने में आपकी मदद करूंगा। आपने कोई गलती नहीं की, न ही आपने अपने संप्रदाय की कोई वर्जना तोड़ी, सब कुछ मेरे कारण था। यदि आज के बाद तुम एक वास्तविक महिला बनने को तैयार हो, तो मैं अपने पूरे जीवन की जिम्मेदारी लूंगी, और यदि तुम जाने का निर्णय लेती हो, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें रोकूंगा या परेशान नहीं करूंगा। मैं नहीं जानता कि आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, लेकिन एक बात है जिस पर मुझे यकीन है, और वह ये है कि आप निश्चित रूप से अपने पूरे जीवन के लिए अपंग बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इतना कहने के बाद यूनचे ने चू यूचेन को जमीन पर लिटा दिया। उसने अपने हाथ बढ़ाए और धीरे धीरे उसकी छाती के सामने से कपड़े खींचे, जिससे उसकी बर्फ की त्वचा दिखाई देने लगी। नहीं, मत करो। चू यूचेन की आंखें सदमे से कांप रही थी। अपना दाहिना हाथ उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने उसकी कलाई पकड़ ली। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। यूनचे ने उसका हाथ पकड़ लिया, अपने शरीर को झुकाया और जबरदस्ती उसके सुगंधित होठों को चूम लिया, जिससे वह कोई और आवाज नहीं निकाल सकी। चू यूचेन की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे ही उसने रोने की आवाजें निकाली। लेकिन चूंकि उसका बेहद खूबसूरत ऊपरी शरीर यूचे के शरीर के नीचे पूरी तरह से उजागर हो रहा था, समय बीतने के साथ उसकी रोने की आवाजें और अधिक शक्तिहीन हो गईं। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 193 द प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन रिक्वेस्ट। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें।
अध्याय 193 प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन का अनुरोध। युन चे की जबरदस्ती के तहत चू यूचेन के कमजोर संघर्ष व्यर्थता में एक अभ्यास के समान थे। पलक झपकते ही उसका बेदाग बर्फीला सफेद शरीर, जो ऐसा लग रहा था मानो जैद या बर्फ से गढ़ा गया हो, यू चे के सामने पूरी तरह से बेपर्दा हो गया था। और जब उसकी आखिरी बाधा को यू ने तोड़ दिया था, चे का आरोप, उसकी मानसिक रक्षात्मक परिधि भी तुरंत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यह बाहरी दुनिया से अलग दुनिया थी, यह अतुलनीय रूप से मौन था। और इस प्रकार एक पुरुष और एक महिला के एक साथ जुड़ने की आवाज असाधारण रूप से स्पष्ट थी, जो उनके कानों और आत्माओं पर आघात कर रही थी। इस स्थान पर उन्हें कोई परेशान न कर सकेगा, वहां कोई हवा भी नहीं थी। विरोध करने की उसकी उत्तेजित कोशिशें धीरे धीरे हौंफने की आकर्षक आवाजों में बदल गईं। उसकी छोटी छोटी संघर्षपूर्ण हरकतें धीरे धीरे अनजाने में एक स्वागत योग्य स्वीकृति में बदल गईं। कई तूफानी भावनात्मक दौरों के बाद उस स्थान पर जहां उनके शरीर एक दूसरे के खिलाफ कसकर दबाए हुए थे, उसकी कुंवारी यांग और उसकी कुंवारी यिन ने आखिरकार अपना पूर्ण मिलन पूरा किया। यू चे वहीं पड़ा रहा, उसका मुंह खुला हुआ था और वह हौंफ रहा था। उसके हाथ चू यूचेन की मुलायम चिकनी सफेद पीठ को पकड़े हुए थे। चू यूचेन चुपचाप उसकी छाती के पास लेटी रही, उसकी खूबसूरत आंखें बंद थीं, ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो गई है। चुपचाप रिसने वाले शांत दुखद आंसू ने आंसू के दाग छोड़ दिए थे, जो अभी भी सूखने बाकी थे। जैविक रूप से कहें तो यू चे वास्तव में कुंवारी थी, हालांकि मानसिक रूप से वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। एजियोर क्लाउड महाद्वीप में वह और सू लिंग कई वर्षों से एक साथ थे, और हालांकि उल्टे फीनिक्स स्थिति में उन्होंने जितनी बार भी जोड़ी बनाई थी, उसकी संख्या हजारों में नहीं पहुंची होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से सैकड़ों में पहुंच गई थी। हालांकि जब उसने इसके बारे में दोबारा सोचा तो उसका दिल पसीज गया, पूरी तरह से नफरत से भर गया था, और इसलिए वह अनिवार्य रूप से सूलिंगर के शरीर पर अपनी पाश्विक वासना को हवा दे रहा था। आज का तूफान हल्की हवा और रिमझिम बारिश में से एक था। ये वास्तव में उसका पहली बार था, और इससे उसे सूलिंगर के प्रति और भी अधिक पछतावा महसूस हुआ। केवल हालांकि यह रिमझिम बारिश के साथ हल्की हवा थी, फिर भी इसने चू यूचेन को काफी पीड़ा दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके शरीर में बुद्ध का महान मार्ग था, और उन्होंने ड्रैगन भगवान की रक्तरेखा को भी जोड़ दिया था, जिससे उनके शरीर की ताकत एक सामान्य व्यक्ति से कहीं बेहतर हो गई थी। प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन ने जिसे वजन ड्रैगन सीड कहा था, उसे अंततः रिलीज करने से पहले उसने चू यूचेन के आकर्षक नाजुक कुंवारी शरीर को उलझाने में पूरे 2 घंटे से अधिक समय बिताया था। चू यूचेन एक बवंडर में कोमल कमल की तरह तबाह हो गया था। उसका ऊपरी शरीर, उसका निचला शरीर, उसके शरीर का हर हिस्सा तूफान के निशानों से ढका हुआ था। हवा और बारिश के बाद दोनों एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहे। युन चे ने चुपके से शांत चुप चू यूचेन को देखा। काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह नहीं जानता था कि उसे वर्तमान में उससे क्या कहना चाहिए। हालांकि उसके दिमाग में अब जैस्मीन की दहाड़ती चीखें आ रही थी। कमीने, कम जीवन, गुमराह आदमी, आपने वास्तव में मुझे इस प्रकार का दृश्य देखने के लिए प्रेरित किया, और इतनी देर तक उन अनकही आवाजों को सुनो। अगर मुझे अभी तुम पर भरोसा नहीं करना होता, भले ही तुम मेरे शिष्य हो, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। जैस्मिन की आवाज गुस्से से भरी थी और थोड़ी कांप भी रही थी। युन चे ने अपनी आंखें घुमाई, उसका चेहरा भी लाल नहीं हुआ। उन्होंने चुपचाप उत्तर दिया, तुम्हें बस अपनी 6 इंद्रियों को बंद करना था और ऐसा बनाना था कि तुम कुछ भी सुन या देख न सके। हरामी, कम जीवन, गुमराह आदमी, चमेली फिर चिल्लाने लगी। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, यह एक प्रकार का सामान्य मानवीय व्यवहार है। पहली बार शायद आप वास्तव में इसके आदी नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसे कुछ और बार देखेंगे, तो आप स्वाभाविक रूप से इसके आदी हो जाएंगे। गुमराह आदमी, गुमराह आदमी, गुमराह आदमी, तुम बिल्कुल वही हो जिसके बारे में मेरी माँ और बड़े भाई ने मुझसे कहा था, एक विकृत जिसके करीब मैं बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। अपनी चीख पुकार खत्म करने के बाद जैस्मीन ने और कुछ नहीं कहा और यू चे पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय जिस स्थान पर वे जुड़े हुए थे, वहां से उसे अचानक अपने शरीर में एक बर्फीली आभा का तीव्र प्रवाह महसूस हुआ, जिससे उसका पूरा शरीर बढ़ने लगा। उसकी चेतना तुरंत बिखर गई और वह बेहोश हो गया। जैसे ही वह बेहोश हुआ, वह शक्तिशाली बर्फीली ऊर्जा अंदर से बाहर की ओर बढ़ी, तेजी से उसके पूरे शरीर को ढक लिया और बर्फीली धुंधली ऊर्जा की प्रवृत्तियों को उसके रूप से ऊपर उठने का कारण बना दिया। चूंकि युन चे कोमा में था, उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। वह उस अंधेरी दुनिया में ही रहा, लेकिन चू यूचेन का रूप अब उसके साथ नहीं था। केवल जमीन पर एक लाल फूल और कई निशान बचे थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि जो कुछ हुआ वह कोई सपना नहीं था।
युवा मानव, तुम जाग गए हो। अंधेरे में दो नीली रोशनियां दिखाई दी। ऊपर हवा में दो विशाल नीली आंखें खुल गई थी। मैं बेहोश क्यों हो गया? यू चे ने उसके सिर को दबाया। उसका शरीर बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। उसके पहले अचानक बेहोश हो जाने के कारण उसे बहुत उलझन महसूस हुई थी। आप दोनों के यिन और यांग के एक साथ शामिल होने के बाद उसे आपके ट्रू ड्रैगन का कुंवारी बीज प्राप्त हुआ। उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे और जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, उसकी नवजात प्रोफाउंड वेन्स ने उसे एक बड़ी सफलता हासिल करने की अनुमति दी और वह सीधे सम्राट प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश कर गई। जहां तक आपकी बात है, उसकी कुंवारी यिन प्राप्त करने के बाद आपके शरीर को एक शक्तिशाली बर्फ विशेषता गहन ऊर्जा प्राप्त हुई। दुर्भाग्य से आपकी गहन ऊर्जा मूलतः अग्नि गुण वाली थी। आग और बर्फ बस एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए होते हैं और इसलिए न केवल बर्फ विशेषता ऊर्जा आपके लिए कोई लाभ नहीं थी, बल्कि यह वास्तव में आपकी फीनिक्स लेप्टो के खिलाफ टकरा गई थी। आपके अचानक बेहोश हो जाने का कारण ये था कि ये दो प्रकार की बिल्कुल विपरीत ऊर्जाएं अचानक एक दूसरे से टकराने लगी। आपकी बर्फ विशेषता ऊर्जा अब फीनिक्स की लेप्टो से पूरी तरह से दब गई है। यदि मेरा अनुमान सही है तो आप पहले से ही बर्फ विशेषता वाली गहन ऊर्जा प्राप्त कर चुके हैं जो महिला में थी। प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन के शब्दों ने यू चे को स्तब्ध कर दिया। उसने कुछ हद तक खुद को शांत किया, फिर अचानक पाया कि उसकी चेतना के भीतर एक शक्तिशाली व्यक्ति था, बर्फ विशेषता गहन कला, जमे हुए बादल कला। इसके अलावा ये फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स ही था जो आकाशीय बर्फ को सक्रिय करने में सक्षम होने के छठे दायरे में पहले ही पहुंच चुका था। इस खोज ने युन चे को बहुत चौंका दिया। बेशक उन्होंने दोहरी यिन यांग प्रशिक्षण कहावत सुनी थी, लेकिन दोहरी यिन यांग प्रशिक्षण का असली सार यिन और यांग के बीच सामंजस्य स्थापित करने, उन्हें एक दूसरे की कमियों को पूरा करने में मदद करने में निहित है। शायद किसी की ऊर्जा की विशेषता को दोहरे यिन यांग प्रशिक्षण के माध्यम से रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ने के बाद उसकी संपूर्ण गहन कला हासिल की जा सकती है। ये बिल्कुल अनसुना था। एक पल इंतजार करें। यू चे को अचानक कुछ ख्याल आया। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड ने महल के शिष्यों को अपनी पवित्रता खोने से बिल्कुल मना किया था? वास्तव में यह सटीक था, क्योंकि फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को कुंवारी यिन के माध्यम से एक आदमी तक पूरी तरह से प्रसारित किया जा सकता था। जैसे ही युन चे ने इस पर विचार किया, जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक इसकी संभावना प्रतीत हुई। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के शिष्यों द्वारा दसियों वर्षों की साधना के परिणाम। यदि कोई व्यक्ति उनकी पवित्रता छीन सकता है, तो बिना किसी प्रयास के वह सब कुछ हासिल कर सकता है। ये कितना अनुचित था। साथ ही इसका परिणाम ये होगा कि उनके संप्रदाय की गहन कलाएं बाहरी लोगों तक पहुंच जाएंगी। अगर इसकी बात फैली तो बिना किसी सवाल के अनगिनत लालची आंखें होंगी जो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के हर एक शिष्य को घूरेंगी। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड कितना शक्तिशाली था, इसके बावजूद उन्हें जबरदस्त खतरे में डाल दिया जाएगा। तो यही कारण था कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की महिलाओं को किसी भी पुरुष के साथ संबंध विकसित करने से मना किया गया था, और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उन्हें अपनी शुद्धता खोने की अनुमति नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि प्यार फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स के उनके प्रशिक्षण को प्रभावित करेगा, यह इस वजह से था। प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन ने जारी रखा, आमतौर पर आपको बर्फ विशेषता ऊर्जा को यथासंभव लॉक करने के लिए फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। अन्यथा यदि यह विस्फोटित हो जाता है तो संभवतः यह आपके शरीर को जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। बशर्ते निश्चित रूप से आप जल विशेषता वाले दुष्ट बीज को ढूंढने में सक्षम नहीं हैं, जिसे दुष्ट भगवान ने पीछे छोड़ दिया है। केवल दुष्ट ईश्वर का जल बीज ही बर्फ और आग, इन दो बिल्कुल विपरीत गुणों को एक ही व्यक्ति के शरीर में पूरी तरह से सह अस्तित्व में लाने में सक्षम है। उद्धरण चिन्ह ... आप जानते हैं कि मेरे शरीर में दुष्ट भगवान की गहरी नसें हैं। यू चे ने अपना सिर उठाया। मैं फीनिक्स की लेप्टो की रक्तरेखा का भी पता लगा सकता हूँ, तो मैं संभवतः दुष्ट भगवान की आभा को कैसे नहीं पहचान सकता। इसके अलावा आपके शरीर में रेज गॉड और सीरियस द स्काई वुल्फ की दिव्य शक्ति की आभा भी है। आप इन परीक्षाओं को पारित करने में इसलिए सक्षम हुए क्योंकि आपने इन शक्तियों पर भरोसा किया था। आपकी स्थिति मुझे आश्चर्यचकित कर देती है और पहली बार मुझमें ये देखने की इच्छा पैदा करती है कि एक इंसान का भविष्य क्या है। प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज गहरे अफसोस से भरी थी। दुष्ट परमेश्वर का जल बीज, मैं इसे ढूंढने की कोशिश करूंगा, युन चे ने कहा। अपने शरीर में अतिरिक्त बर्फ विशेषता ऊर्जा को महसूस करते हुए वह अपने दिल में बुदबुदाया, आपने अपनी पवित्रता से मुझे जो ऊर्जा प्रदान की है, मैं उसे हमेशा के लिए सीलबंद नहीं होने दूंगा। उसने अपना सिर उठाया और शांति से पूछा, और वह कब चली गई? क्या उसने बताया?
वह कब लौटेगी? वह चली गई। उसने यह नहीं बताया कि वह कब वापस आएगी। प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... तो फिर जाने से पहले क्या वह मुझे मारना चाहती थी? युन चे ने कुछ खोए हुए अंदाज में पूछा। उसने एक तलवार उठाई और उसे आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तान दिया, लेकिन जिस क्षण से उसने तलवार उठाई, जब तक उसने तलवार को दूर रख दिया, उसे कभी भी सच्ची हत्या की आभा का संकेत नहीं मिला। मैं बता सकता हूं कि वह किसी बात को लेकर अपने दिल में संघर्ष कर रही थी। वह आपको बहुत देर तक देखती रही, फिर चली गई। लेकिन जब वह चली गई तो वह बहुत दृढ़ नहीं लग रही थी। कम से कम जाते जाते उसने 3 बार आपकी ओर देखा। युन चे की आंखें कांपने लगी और उसके चेहरे का खोया हुआ रूप गायब हो गया और उसकी जगह एक शांत मुस्कान ने ले ली। धन्यवाद प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन। आपने न केवल मुझे शक्ति प्रदान की, बल्कि आपने सचमुच उसे बचाया भी। अपने दिल में उसने एक और वाक्यांश जोड़ा, यदि यह आपके लिए नहीं होता तो मैं लिटिल परी के शरीर का आनंद लेने में सक्षम होने के करीब भी नहीं पहुंच पाता। हे, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस अपने लिए एक आदर्श खोजना चाहता था, मेरे वंश के प्रसारण के लिए उम्मीदवार। हालांकि यदि आपने जो हासिल किया है उसके लिए आप वास्तव में कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो क्या आप मेरे एक अनुरोध पर सहमत हो सकते हैं? जब अनुरोध शब्द बोला गया तो उसमें हल्की सी सिहरन महसूस हुई। दिव्य क्षेत्र के अनगिनत दिव्य जानवरों के नेता प्राइमोडियल एजियो ड्रैगन के रूप में इसने कितनी बार दूसरों से कुछ भी अनुरोध किया था? प्राइमोडियल एजियो ड्रैगन से एक अनुरोध, ये कुछ ऐसा था जिसे एक सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं सकता था। युन चे ने गंभीरता से सिर हिलाया। बोलना, हालांकि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करने में सक्षम होऊंगा। जब तक यह मेरी शक्ति में है, मैं निश्चित रूप से वह सब कुछ करने की कोशिश करूंगा जो मैं कर सकता हूं। तुम्हारे लिए मुझे इस प्रकार उत्तर देना ही काफी है। मेरा अनुरोध वास्तव में आपके लिए बहुत कठिन है। हो सकता है कि आप अपना पूरा जीवन इस अनुरोध की सीमाओं के करीब आए बिना भी बिता दें, लेकिन आपके शरीर और साथ ही आपकी आत्मा की ताकत इसे ऐसा बनाती है कि मैं खुद को आशावान महसूस करने से नहीं रोक सकता। मैं आशा है कि आप अपने जीवन में कभी न कभी तलवार ढूंढने में सक्षम होंगे। तलवार। युन चे स्तब्ध था। कैसी तलवार? प्राइमोडियल एजियो ड्रैगन ने सीधे तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने धीरे से कहा, क्या आपने उस स्थान के बारे में सुना है जिसे देवताओं का क्षेत्र कहा जाता है? देवताओं का क्षेत्र? युन चे ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। देवताओं के क्षेत्र को दैवीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। आदिकाल में देवता वहां निवास करते थे। यह एक अतुलनीय रूप से विशाल विमान है, जिस गहन आकाश महाद्वीप में आप वर्तमान में रहते हैं, उससे 10,000 गुना अधिक बड़ा है। बाद में देवता गिर गए, लेकिन इसके कारण दिव्य क्षेत्र खाली नहीं हुआ। यह अनगिनत मनुष्यों से भर गया, जिन्होंने इस दुनिया पर कब्जा कर लिया जो पहले देवताओं की थी और जिन्होंने देवताओं द्वारा छोड़ी गई सभी चीजों की खोज की और उनसे लड़ाई की। अवशेष, हथियार, आध्यात्मिक औषधियां, वंशावली, गहन कलाएं और भी बहुत कुछ। बाद में उन्हें मिले दिव्य अवशेषों पर भरोसा करके उन्होंने तेजी से बड़े और शक्तिशाली कुलों, सेनाओं, भूमि और यहाँ तक कि लघु दुनिया का निर्माण किया। युन चे की आंखों में एक विस्मयकारी भाव था, मानो वह स्वर्ग के शब्द सुन रहा हो। उस स्थान पर वह वंश भी है जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूँ। ये बातें मैंने उस स्थान पर बची हुई आत्माओं के अवशेष से ही सीखी। वर्तमान दिव्य क्षेत्र अब सच्चे देवताओं की दुनिया नहीं है, बल्कि इसे देवताओं की वंशावली के अनगिनत उत्तराधिकारियों द्वारा सत्ता के कई क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। यह इस युग में उच्चतम स्तर की शक्ति वाला विमान बन गया है। इसके अलावा ईश्वरीय क्षेत्र अतुलनीय रूप से बड़ा है। हर कोई यह कल्पना करता रहता है कि और भी दिव्य अवशेष होने चाहिए जिनकी खोज अभी बाकी है, और इसलिए हर दिन कई लोग उन्हें खोजने जाएंगे। और विशेष रूप से वे एक तलवार की खोज कर रहे हैं। वह तलवार अनगिनत वर्ष पहले ही गायब हो चुकी है। जब से देवताओं का विनाश हुआ है तब से इसका लेश मात्र भी प्रकट नहीं हुआ है। हालांकि इसकी शक्ति और शक्ति ने इसे ऐसा बना दिया है कि लोग इसकी खोज करना नहीं छोड़ पाते हैं। उस तलवार का नाम स्वर्ग दंड देने वाली पैतृक तलवार है। आपके पास 7 स्वर्गीय गहन खजानों में से एक स्काई पॉइजन पल है। स्वाभाविक रूप से आपको समझना चाहिए कि 7 स्वर्गीय गहन खजानों में से एक के कब्जे में होने का क्या मतलब है। जहां तक उस स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार का सवाल है, इसे 7 स्वर्गीय गहन खजानों में नंबर 1 स्थान दिया गया है। किंवदंती के अनुसार इसकी शक्ति हर चीज को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ये पूरी तरह से नंबर 1 सर्वोच्च खजाना होने के अपने खिताब पर खरा उतरता है।
भले ही ये किसी नश्वर के हाथ में पड़ जाए, फिर भी वह नश्वर आसानी से सच्चे देवताओं का वध करने और स्वर्ग को नष्ट करने में सक्षम होगा। एलिस चू नोट, उल्टे फीनिक्स स्थिति इक्वल्स 69। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 194 द अप्रोचिंग रैंकिंग टूर्नामेंट। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 194 निकट रैंकिंग टूर्नामेंट। स्वर्गीय गहन खजानों में नंबर 1। यहाँ तक कि किसी नश्वर के हाथों में भी ये देवताओं का वध कर सकता है और स्वर्ग को नष्ट कर सकता है। इस स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार से संबंधित हर वर्णन ने एक प्रकार की गहरी हार्दिक भावना पैदा की। ये किंवदंतियों से सीधे निकली तलवार की तरह था, शक्तिशाली लेकिन एक अमूर्त अवधारणा की तरह जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। स्वर्गीय गहन खजानों में से एक के रूप में स्काई पॉइजन पल की शक्ति कुछ यूचे जैसी ही थी के बारे में अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। अपने पक्ष में स्काई पॉइजन पल के साथ अतीत का यूनचे 7 वर्षों तक एज्योर क्लाउड महाद्वीप में तांडव मचाने में सक्षम था, जबकि उसने अपने से अधिक मजबूत अनगिनत विशेषज्ञों को नष्ट कर दिया था, भले ही उसके पास केवल औसत से थोड़ी अधिक ताकत थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्काई पॉइजन पल की मूल शक्ति विनाश नहीं थी, फिर भी ये पहले से ही इतनी भयावह थी। सर्वोच्च रैंक वाले स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार की शक्ति कल्पना से परे होनी चाहिए। ये कहना अतिशयोक्ति हो सकती है कि ये देवताओं का वध कर सकता है और एक सामान्य व्यक्ति के हाथों स्वर्ग को नष्ट कर सकता है, लेकिन जो ताकत ये प्रकट कर सकता है वह निस्संदेह चरम थी। आप क्यों चाहते हैं कि मैं ये तलवार ढूंढूं? यू चे ने सदमे के बीच में पूछा। क्योंकि प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज अचानक उदास हो गई। क्योंकि मेरी बेटी स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार के भीतर सील कर दी गई है। उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों उस तलवार के भीतर सील है। यू चे, आपकी बेटी चमेली, देवताओं के निधन के बाद स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार फिर कभी प्रकट नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि वह मिल जाए, फिर भी डरता हूं कि वह मिल जाए, क्योंकि अगर वह कभी नहीं मिली तो मेरी बेटी हमेशा के लिए उस तलवार के भीतर बंद होकर अंतहीन अंधकार और अकेलेपन को झेलती रहेगी। हालांकि यदि वह तलवार मिल जाती है, यदि वह व्यक्ति जो स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार प्राप्त करता है लालची और दुष्ट है, तो तलवार को खोलने के बाद मेरी बेटी उस व्यक्ति का उपकरण बन जाएगी। आखिरकार मेरी बेटी के पास शुद्ध वंश है ड्रैगन भगवान का। फिर आप चाहते हैं कि मैं तलवार ढूंढूं, इसका कारण यह है कि प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन ने गंभीरता से उत्तर दिया, मुझे आपके चरित्र पर विश्वास है। आप एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं। यदि वह तलवार आपके हाथ में हो तो मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी बच सकती है। यून चे ने आत्मनिंदा करते हुए हंसते हुए कहा, प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन, ऐसा नहीं है कि मैं आपके अनुरोध को अस्वीकार करना चाहता हूँ, केवल आप मेरे बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। जिस स्थान के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना, न ही जानता हूँ कि वह कहाँ है। आपके अनुसार वह स्थान उच्चतम स्तर का है, जहां ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें अनगिनत पीढ़ियों से सच्चे देवताओं से संबंधित विभिन्न क्षमताएं विरासत में मिली हैं। मैं सच्चे गहन क्षेत्र का केवल एक छोटा सा अभ्यासी हूँ। जिस स्थान की आप बात कर रहे हैं उसका स्तर मुझसे बहुत ऊपर है और बहुत दूर है। क्या मुझमें ब्लू विंड एम्पायर छोड़ने की क्षमता भी है या नहीं, यह अभी तक ज्ञात नहीं है। आप जिस स्थान की बात कर रहे हैं वहां तक पहुंचने की मेरे लिए कोई संभावना ही नहीं है। मैं समझता हूँ, प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन ने धीरे से कहा, मेरा जो अनुरोध है वह कठिन है, स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन है। मुझे आपसे ऐसा करवाने का अधिकार नहीं है। मैं केवल यह आशा करता हूँ कि यदि एक दिन आप देवताओं के दायरे में कदम रखेंगे तो आप स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार की तलाश करने का प्रयास करेंगे। यदि आप अपने जीवन काल में कभी भी इस महाद्वीप से बाहर नहीं निकले तो आप मेरे अनुरोध को हमेशा के लिए अनदेखा कर सकते हैं। प्राइमोर्डियल एजियो ड्रैगन द्वारा यूचे से यह चौंकाने वाला अनुरोध करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जैस्मीन का अस्तित्व था। जैस्मीन के बिना यूचे को उस दुनिया का सामना करने का मौका मिलना संभव नहीं था। हो सकता है कि उसे जीवन भर उस दुनिया के अस्तित्व के बारे में पता ही न चले। हालांकि जैस्मीन का जीवन वर्तमान में उससे जुड़ा हुआ था और उसकी ईश्वरीय क्षमताएं जैस्मीन से उत्पन्न हुई थी। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूचे के लिए उस दुनिया में कदम रखने की संभावना थी। चूंकि प्राइमोर्डियल एजियो ड्रैगन इतना ही कहना चाहता था, यूचे स्वाभाविक रूप से अब और कुछ नहीं कह सकता था। उसने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, ठीक है, मुझे आपके द्वारा अभी कहे गए सभी शब्द याद रहेंगे। अगर सचमुच कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं उस स्थान पर पहुंचूंगा तो मैं निश्चित रूप से उस तलवार को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे वह मिल गई तो मैं सील को तोड़ने का एक तरीका ढूंढने की कोशिश करूंगा और आपकी बेटी को एक बार दिन की रोशनी देखने की अनुमति दूंगा। दोबारा उद्धरण चिन्ह ...
आपकी आवाज सचमुच सच्ची है और आपकी आत्मा में जरा भी कंपन नहीं है। ये स्पष्ट है कि मैंने सही व्यक्ति को चुना है। आपके वादे के लिए धन्यवाद। प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन ने संतुष्ट भाव से कहा। ड्रैगन देवताओं के मेरे कबीले ने कभी किसी का उपकार नहीं किया। मैं तुम्हें इनाम के बिना ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरी यह बची हुई आत्मा कुछ बचे हुए ड्रैगन भगवान के खून से जुड़ी हुई है। गुप्त परीक्षण क्षेत्र को खोलना और आपको ड्रैगन गॉड को रख देना मुझे बहुत महंगा पड़ा। यह अवशिष्ट आत्मा अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ही जीवित रह सकती है। ये भी मेरा अंतिम शेष आत्मा। जो अवशिष्ट आत्माएं मैंने अन्य स्थानों पर छोड़ी थी, वे सभी अपनी योग्यताएं प्रदान करने के बाद नष्ट हो गई हैं। मैं बाकी सब कुछ आप पर छोड़ना चाहता हूं, लेकिन आपकी अंतर्निहित शक्ति बहुत कमजोर है। यहाँ तक कि आपके शरीर की रक्षा के लिए दुष्ट ईश्वर और क्रोधी ईश्वर की ईश्वरीय शक्ति के बावजूद आप अभी भी मेरी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं 3 साल तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। यदि आप 3 वर्षों के भीतर पृथ्वी गहन क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, तो मुझे खोजने के लिए इस स्थान पर वापस आएं। मैं तुम्हें अपनी ड्रैगन गॉड मैरो और ड्रैगन गॉड सोल की आखिरी विरासत सौंपूंगा। हालांकि मैं केवल 3 साल तक आपका इंतजार करूंगा। 3 साल के बाद जो कुछ भी मैं हूं वह नष्ट हो जाएगा और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ड्रैगन गॉड मैरो, ड्रैगन गॉड सोल, चाहे वह कुछ भी हो, जब तक इसके साथ 2 शब्द ड्रैगन गॉड जुड़े हुए थे, ये कुछ शक्तिशाली होना चाहिए, भले ही ये केवल ड्रैगन से गिरा हुआ बाल ही क्यों न हो भगवान का शरीर। यूं चे इस तरह के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। ठीक है, ठीक है, 3 साल के भीतर नहीं, 2 वर्षों के भीतर मैं पृथ्वी गहन लोक तक पहुंच जाऊंगा। उस समय मैं तुम्हें खोजने अवश्य यहाँ आऊंगा। हाँ, अच्छा। प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन ने सहर्ष सहमति दे दी। फिर उसकी नीली आंखें, जो हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे गायब हो गईं। युनचे के आसपास का अंधेरा तुरंत छट गया और एक मंद रोशनी दिखाई दी। युनचे ने अपने आसपास देखा और पाया कि वह उस अंधेरी गुफा के अंदर मौत की बंजर भूमि के केंद्र में लौट आया था। अब आपके जाने का समय हो गया है। याद रखें मैंने क्या कहा था। जब तुम पृथ्वी गहन लोक में पहुंचोगे तो तुम्हें मुझे खोजने के लिए निश्चित रूप से वापस आना होगा। मैं यह आपके लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी बेटी को कुछ हद तक और आशा मिल सके। आसान बने रहे। इतने बड़े लाभ के साथ मैं नहीं भूलूंगा। युनचे ने उत्तर दिया। आपकी अगली योजना उस स्थान पर लौटने की है जिसका आपने पहले उल्लेख किया था। युनचे ने गुफा से बाहर निकलने की ओर देखा और महसूस किया कि अब उसके शरीर में ताकत आ गई है। अपनी मुट्ठियां कसकर भींचते हुए उसने गंभीरता से कहा, अगली चीज जो करने की जरूरत है वह स्पष्ट रूप से इसे मौत की बंजर भूमि के केंद्र से जीवित बाहर निकालना है। मौत की बंजर भूमि का केंद्र स्काई प्रोफाउंड बीस्ट क्षेत्र था। इसके आगे अर्थ प्रोफाउंड बीस्ट क्षेत्र था। जब वह पहुंचा तो वह चू यूचेन के संरक्षण में था, लेकिन अब वह अकेला था। वर्तमान युनचे के लिए ये दोनों क्षेत्र तुलना से परे भयानक थे और घातक भूमि थे जो हर कदम पर आश्चर्य रखते थे। उनके लिए मौत की बंजर भूमि को छोड़ना ड्रैगन गॉड ट्रायल के परीक्षण जितना ही कठिन था। लेकिन इस परीक्षण ने युचे को बिल्कुल भी नहीं डराया। उनकी गहन शक्ति पिछले 7 दिनों के भीतर लगातार 6 स्तर बढ़ गई थी और उन्हें अपनी गहन शक्ति को स्थिर करने के लिए बड़ी संख्या में लड़ाइयों की भी आवश्यकता थी। मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करता हूँ। युनचे मुस्कुराया और सिर हिलाया। उन्होंने प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन को विदाई दी और फिर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। मौत की बंजर भूमि में कदम रखा, जहां खतरे बहुत अधिक हैं। समय चुपचाप उड़ गया था। बिना इसका एहसास किए ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट की तारीख और करीब आता गया। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट जो पहले हर 10 साल में एक बार आयोजित किया जाता था, अब हर 3 साल में एक बार आयोजित किया गया है। भले ही टूर्नामेंट की आवृत्ति बढ़ गई थी, विभिन्न बड़े संप्रदायों ने इसे पहले से कम महत्वपूर्ण कभी नहीं माना था। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट के नतीजे ने एक संप्रदाय का स्तर तय किया। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में अच्छा स्थान प्राप्त करके आधिकारिक तरीके से अपनी ताकत साबित की जा सकती है। यदि पहले से अज्ञात संप्रदाय ने टूर्नामेंट में असाधारण प्रदर्शन किया और शीर्ष 100 में प्रवेश किया, तो वह रातों रात प्रसिद्ध हो जाएगा। शिष्य बनने के इच्छुक लोगों की संख्या भी बेहिसाब अनगिनत हो जाएगी। जो संप्रदाय पहले से ही शीर्ष पर हैं, उनके लिए एक अच्छी रैंकिंग अतुलनीय रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह अगले 3 वर्षों के लिए उनकी स्थिति और प्रतिष्ठा तय करेगी। और रैंक केवल इस कारण का एक हिस्सा था कि बड़े संप्रदायों ने ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट को महत्वपूर्ण क्यों माना। दूसरा कारण ये था, सबसे पहले क्योंकि शीर्ष 10 रैंकिंग वाले शिष्यों को तुलना से परे पुरस्कार प्राप्त होंगे, विशेष रूप से शीर्ष 3 के लिए, क्योंकि वे 4 महान पवित्र मैदानों के शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र से आएंगे।
वे ऐसे पुरस्कार थे जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था, यहाँ तक कि ब्लू विंड एम्पायर के शीर्ष संप्रदाय भी ऐसा नहीं कर सके। खजाने दूसरे शीर्ष 10 रैंकिंग वाले संप्रदायों को स्वर्ग बेसिंग गुप्त क्षेत्र का पता लगाने का अधिकार होगा, जो हर 3 साल में केवल एक बार खुलता है। सभी संप्रदाय इस स्वर्ग बेसिंग गुप्त क्षेत्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते थे। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट की आवृत्ति हर 3 साल में एक बार बढ़ने का एकमात्र कारण ये था कि हेवन बेसिन सीक्रेट रियलम को खोलने की आवृत्ति हर 10 साल से बढ़कर हर 5 साल और फिर हर 3 साल में बढ़ गई। अब तक कोई नहीं जानता था कि स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र कहां से आया, विभिन्न अफवाहों के अलावा, जिसमें कहा गया था कि यह एक सुपर मजबूत अभ्यासकर्ता द्वारा खोला गया एक एकांत डोमेन था, जो कम से कम संप्रभु गहन क्षेत्र तक पहुंच गया था, जो इसे यहां लाया था अज्ञात कारणों से ब्लू विंड एम्पायर। बावजूद इसकी वास्तविक उत्पत्ति महत्वपूर्ण नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र के अंदर निस्संदेह अनगिनत खजाने छिपे हुए थे। प्रत्येक शिष्य जो प्रवेश कर गया वह खजाने से भरा हुआ वापस आया। इसके अलावा भले ही यह स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र कई बार खोला गया था, लेकिन किसी को भी इसकी सीमा नहीं मिली थी। कई लोग अब भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में आज तक छिपा सबसे बड़ा खजाना अभी तक खोजा नहीं जा सका है। जैसे जैसे ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट की तारीख नजदीक आ रही थी, विभिन्न शीर्ष संप्रदाय गुप्त तैयारियों में तीव्रता से व्यस्त थे। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस भी ऐसा ही था। विभिन्न कारणों को छोड़कर इस बार इसकी तैयारी विशेष रूप से देर से और जल्दबाजी में की गई। टूर्नामेंट शुरू होने में केवल 3 दिन बचे थे। कई संप्रदाय पहले से ही हेवनली स्वॉर्ड विला की यात्रा पर थे, जबकि ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस अभी भी भाग लेने वाले शिष्यों को चुनने के लिए एक चयन प्रतियोगिता आयोजित करने के बीच में था। कैंग यू की इच्छा के अनुसार इनर पैलेस चयन प्रतियोगिता, जिसे 1 महीने पहले आयोजित किया जाना चाहिए था, शुरू होने से पहले आधे महीने की देरी हो गई थी। आज शाम को ही अंततः भाग लेने वाले शिष्यों के बारे में निर्णय लिया गया। त्वरित कदमों के साथ किन बुशांग व्यक्तिगत रूप से मून एम्ब्रेसिंग पैलेस के लिए रवाना हो गई, जहां वर्तमान में कैंग यू का कब्जा है, ताकि उन्हें चयन प्रतियोगिता के परिणाम बताए जा सके। राजकुमारी, हमारे इनर पैलेस शिष्यों के बीच इनर पैलेस चयन प्रतियोगिता के परिणाम आ गए हैं। जैसी कि उम्मीद थी, यह इनर पैलेस की हेवनली प्रोफाउंड रैंकिंग में शीर्ष 3 में शामिल हो गया। कैंग यू ने शांति से किन बुशांग द्वारा दिए गए नामों की सूची प्राप्त की, लेकिन किन बुशांग को उसकी शांति के नीचे परेशानी महसूस हो रही थी और एक प्रकार की उदासीनता, जैसे उसका दिल मर गया हो। उसने मन ही मन एक लंबी आह भरी। वह केवल आह भर सका। यू चे के पास न केवल गहन ताकत के लिए एक चौंकाने वाली जन्मजात प्रतिभा थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उसके पास किसी प्रकार की राक्षसी शक्ति थी। वास्तव में ब्लू मून राजकुमारी को, जिसने फेंग यूचेन को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया था, उसके साथ इतनी गहराई से प्यार हो गया कि वह स्वेच्छा से अपने दिल को मरने देने की खतरनाक स्थिति में डूब गई थी। फैंग फीलोंग स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे का दूसरा स्तर, फैंग बुफान आत्मा गहन क्षेत्र का तीसरा स्तर, फेंग यूचेन आत्मा गहन क्षेत्र का 5वां स्तर। कैंग यू ने नामों की सूची में एक बार धीरे से नामों को पढ़ा। उसने कुछ हद तक अनुपस्थित भाव से पूछा, तो यह इनर पैलेस की हेवनली प्रोफाउंड रैंकिंग में शीर्ष 3 में होता है। अगर मुझे ठीक से याद है, जब मैं 8 महीने पहले महल लौटा था, तो फैंग फीलोंग और फैंग बुफान पहले से ही 20 साल के थे। क्या वे आयु सीमा से अधिक हो जाएंगे? इस बिंदु के संबंध में महामहिम निश्चिंत हो सकते हैं। फैंग फीलोंग और फैंग बुफान दोनों 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने से लगभग 1 महीने दूर हैं, और इसलिए दोनों 20 वर्ष की आयु सीमा के भीतर हैं। मैंने उनकी हड्डियों की उम्र की जांच करने के लिए प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन का भी इस्तेमाल किया और इससे पता चला कि दोनों अभी भी 20 साल के हैं। किन बुशांग ने सम्मानपूर्वक कहा। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 195 द रिटन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 195 वापसी। फेन ज्यूचेन बनिंग हेवन कबीले से हैं और उनके कबीले मास्टर के बेटे भी हैं। यदि वह टूर्नामेंट में ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का प्रतिनिधित्व करता है, तो निस्संदेह हमारी आलोचना की जाएगी। इसके अलावा भले ही वह शीर्ष 100 में शामिल होने और फेन जुएबी को हराने में सफल हो जाए, कोई भी उसे ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं पहचानेगा और हमारे पैलेस की रैंकिंग को स्वीकार नहीं करेगा। इसके बजाय हम मजाक उड़ाया जाएगा। पिता को निश्चित रूप से इस पर गर्व महसूस नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं, पैलेस प्रमुख किन? कैंग यू ने शांति से कहा। आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है राजकुमारी। ये निश्चित रूप से हमें बड़ी मात्रा में आलोचना और मजाक उड़ाएगा। किन बुशांग ने सिर हिलाया और असहाय रूप से जारी रखा। हालांकि फेन ज्यूचेन ने हमारे प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करने का एकमात्र कारण ये था कि वह इस साल के ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग ले सके।
वह अपनी शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए फेन जुएबी से ऊंचा पद पाना चाहता है। इस बात का निर्देश तीसरे राजकुमार ने पहले भी विशेष रूप से दिया था। इसके अलावा वह वास्तव में एक गहरा महल शिष्य है। अगर हम उसे बाहर निकाल देंगे तो मुझे डर है। चूंकि मामला यही है तो रहने दो, मैं पापा को समझा दूंगा। कैंग यू ने नामसूची संभाली और उत्तर दिया। उसका लहजा आकस्मिक और कमजोर था, जैसे कि उसे इस नामसूची या यहाँ तक कि इस साल के ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट की कोई परवाह नहीं थी। कैंग यू की प्रतिक्रिया ने किन बुशांग को फिर से आहें भरने पर मजबूर कर दिया। उसने झुककर कहा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा राजकुमारी ने किया है। हम टूर्नामेंट से केवल 3 दिन दूर हैं। क्या हम कल सुबह प्रस्थान करें? आपके लिए कौन सा समय अधिक उपयुक्त होगा, राजकुमारी? मुझे। कैंग यू ने अपना सिर हिलाया और निराशा से उत्तर दिया, मैं आपको पहले पैलेस चीफ किन को सूचित करना भूल गया था। मैं इस साल के ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए नहीं जाऊंगा। इस बार टीम लाने के लिए मुझे पैलेस चीफ किन और पैलेस चीफ डोनफेंग को परेशान करना होगा। यह है। हालांकि पैलेस चीफ किन ने कैंग यू के व्यवहार से उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया होगा, लेकिन उसके मुंह से सीधे ठंडे शब्द सुनकर उसका दिल टूट गया। गहरे भाव के साथ उन्होंने आगे कहा, लेकिन राजकुमारी, महल के प्रमुख डोनफेंग का पता लगाना हमेशा कठिन रहा है। जब से महामहिम बीमार हुए, वे महल में कम ही रुकते थे। 1 साल से भी अधिक समय पहले वह दौरे पर महल से बाहर चला गया था और तब से किसी ने उसे नहीं देखा है। यहाँ तक कि साउंड ट्रांसमिशन तावीज भी उससे संपर्क नहीं कर सका। इसके अलावा भले ही पैलेस चीफ डोनफेंग समय पर वापस आने में सक्षम थे, मेरे और उनके द्वारा टीम को वहां लाना बेहद अनुचित होगा। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट देश का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और दुनिया के शीर्ष 10 संप्रदायों में से एक द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले सभी लोग कम से कम संप्रदाय के बुजुर्गों की स्थिति के हैं। यहाँ तक कि ऐसे संप्रदाय भी हैं जहाँ संप्रदाय के गुरु स्वयं व्यक्तिगत रूप से टीमों को लाते हैं। हमारे महल ने हमेशा टीम का नेतृत्व करने के लिए एक राजकुमार या राजकुमारी को लाया है। यदि हम इस बार महल प्रमुख को भेजेंगे तो संभवतः इससे अन्य संप्रदायों को यह महसूस होगा कि हम उन्हें नीची दृष्टि से देख रहे हैं। हेवनली स्वॉर्ड विला हमसे द्वेष भी रख सकता है। महामहिम का शरीर अस्वस्थ है और वह ज्यादा चल फिर नहीं सकते। सभी राजकुमार सत्ता की लड़ाई में शामिल हैं और इसलिए उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं होगा। इसलिए राजकुमारी, हम केवल तुम्हें परेशान कर सकते हैं। 3 साल पहले हमारा ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस केवल 223वें स्थान पर था, लेकिन आपके सुंदर व्यवहार ने पूरी भीड़ को चौंका दिया और दयनीय परिणामों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस बार हमारे पास आपको फिर से परेशान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि नहीं, मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करना है। पिछले कुछ ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान ब्लू विंड सम्राट स्वयं व्यक्तिगत रूप से टीम को टूर्नामेंट में लेकर आए थे, लेकिन अब वह बीमार था और ऐसा करने में असमर्थ था। परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष के बावजूद सभी राजकुमार इस घटना के महत्व को जानते हैं। हालांकि पैलेस के नतीजे हमेशा दयनीय रहे और हेवनली स्वॉर्ड विला में जाने से उन्हें केवल शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए उनमें से कोई भी इसके लिए जाने को तैयार नहीं था। यही कारण है कि कैंग यू को 3 साल पहले टीम को ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में लाना पड़ा। इस वर्ष की दुर्दशा भी वैसी ही थी जैसी 3 वर्ष पहले थी। किन बुशांग को पता था कि वह केवल कैंग यू पर भरोसा कर सकता है। यू चे के मामले ने पहले ही कैंग यू को निराश और तबाह कर दिया था। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब उसे पूरी तरह निराशा महसूस हुई। वास्तव में उसका ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट से संबंधित किसी भी चीज से परेशान होने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि किन बुशांग ने जो कहा था उसे सुनकर कैंग यू को पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे शाही परिवार की प्रतिष्ठा और हेवनली स्वॉर्ड विला के साथ संबंधों पर विचार करना था। उसने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे पता है। उड़ने वाले गहरे जानवरों को तैयार करो, हम कल सुबह निकलेंगे। हाँ, आखिरकार किन बुशांग राहत की सांस ली। अगली सुबह ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस इन अ पैलेस। आकाश पहले से ही उज्जवल था और भीतरी महल में सन्नाटा था। हालांकि अभी भी जल्दी थी। अधिकांश शिष्य पहले ही प्रोफाउंड गैदरिंग टावर में प्रवेश कर चुके थे। इनर पैलेस में शिष्य आमतौर पर सूर्योदय से पहले उठते थे और प्रोफाउंड गैदरिंग टावर में प्रवेश करते थे। कुछ तो कई दिनों और रातों तक टावर के अंदर ही रहे। टावर के अंदर साधना का एक एक सेकंड बेहद कीमती था और शिष्य इसे बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करते थे। ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस छोड़ने के बाद उनके लिए टावर में फिर से प्रवेश करना लगभग असंभव था। सुप्रीम प्रोफाउंड हॉल के सामने 3 विशाल स्नो ईगल्स शान से खड़े थे। उनमें से प्रत्येक ने एक फीकी शीतल आभा उत्सर्जित की। विशाल स्नो ईगल की गति से वे एक दिन में कई हजार किलोमीटर तक की यात्रा करने में सक्षम थे।
हेवनली स्वॉर्ड विला तक पहुंचने में उन्हें अधिकतम 2 दिन लगेंगे। विशाल स्नो ईगल्स के बगल में किन वुशांग था, जो पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। उनके दाहिनी ओर इनर पैलेस के 2 शिष्य थे जो लगभग 20 वर्ष के लग रहे थे। वे औसत दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों में अहंकार की झलक थी। वे शत्रुता के स्पष्ट संकेतों के साथ एक दूसरे को घूरते रहे। ये दोनों क्रमशः इनर पैलेस के दूसरे और तीसरे क्रम के शिष्य फैंग बुफान और फेक फिलोन थे। हालांकि वे दोनों केवल 20 थे, प्रोफाउंड पैलेस में सभी शिष्यों की मूर्तियां थीं। यहाँ तक कि पूरा ब्लू विंड इंपीरियल सिटी भी उनके बारे में जानता था और उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पहचानता था। क्राउन प्रिंस और तीसरे राजकुमार ने भी उनका समर्थन किया और लोगों को उम्मीद थी कि वे भविष्य में महान शक्ति वाले होंगे। इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धियां पाकर शहर के 99% युवा तुलनात्मक रूप से ईर्ष्यालु हो गए। इससे स्वाभाविक रूप से उनके अहंकार को बढ़ावा मिला और वे अहंकारी बन गए। चूंकि उन्होंने क्रमशः क्राउन प्रिंस और तीसरे प्रिंस गुटो के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी, वे स्वाभाविक रूप से आग और पानी की तरह असंगत थे। वे न केवल एक दूसरे को शत्रुता की दृष्टि से देखते थे, बल्कि उनके शब्द भी अपमान और उपहास से भरे हुए थे। अंततः कैंग यू आ गया। उन्होंने कुछ खास नहीं पहना था, न ही मेकअप किया था। वह किसी को भी साथ नहीं लाई थी क्योंकि वह अकेली आई थी। किन वुशांग जल्दी से आगे बढ़े। सुप्रभात महामहिम। राजकुमारी, तुम अकेली क्यों हो? कोई आपकी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? कैंग यू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। हेवनली स्वॉर्ड विला में जाते समय अधिक लोगों की तुलना में कम लोगों का होना बेहतर है। इसके अलावा हमारे यहाँ आपके साथ पैलेस चीफ किन भी हैं। क्या ये दोनों फैंग बुफान और फैंग फीलोंग नहीं है? फैंग बुफान और फैंग फीलोंग राजकुमारी का स्वागत करने के लिए आगे आए। हालांकि वे विनम्र थे, फिर भी उनमें वह डर और उत्तेजना नहीं थी जो आम लोगों में तब होती है जब उनका सामना राजघराने से होता है। क्राउन प्रिंस और तीसरे राजकुमार का अनुसरण करने के बाद उन्हें पता चला कि सत्ता की प्रतियोगिता में ब्लू विंड प्रिंसेस का महत्व बहुत कम था। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और केवल राजकुमारी की उपाधि धारण की। शायद उसका एकमात्र प्रभाव वर्तमान सम्राट द्वारा अब भी कायम प्रभाव था, जिसमें ये प्रोफाउंड पैलेस भी शामिल था। जब वर्तमान सम्राट का निधन हो जाता तो युवराज और तीसरे राजकुमार के बीच सत्ता की लड़ाई समाप्त हो जाती। उसी समय राजकुमारी की किस्मत का फैसला भी होगा। भले ही बनिंग हेवन कबीले द्वारा उसकी तलाश न की गई हो, कैंगलिन या कैंग शो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सौदेबाजी के चिप्स के रूप में उपयोग करेंगे। फेन ज्यूचेन कहाँ है? कैंग यू ने चारों ओर देखा और पूछा। किन वुशांग ने असहायता से अपना सिर हिलाया। कल मैंने पहले ही फेन ज्यूचेन को समय के बारे में सूचित कर दिया था। हालांकि हम पहले ही 1 घंटे तक इंतजार कर चुके हैं और वह अभी भी नहीं आए हैं। फेन ज्यूचेन अत्यधिक अहंकारी था और लोगों का इंतजार नहीं करता था। शायद वह सुबह के अंत तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा सब कुछ पहले से ही तैयार है। राजकुमारी निश्चिंत हो सकती है। पैलेस प्रमुख किन ने व्यक्तिगत रूप से सब कुछ व्यवस्थित किया। निस्संदेह मैं चिंतित नहीं हूँ। कैंग यू ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। चूंकि यह मामला है, आइए हम कुछ देर और यहाँ प्रतीक्षा करें। यदि वह अभी भी सुबह के अंत तक नहीं आता है तो अब और इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैंग यू नहीं चाहते थे कि फेन ज्यूचेन रैंकिंग टूर्नामेंट में उनके पैलेस का प्रतिनिधित्व करे। स्वाभाविक रूप से उसके पास उसके साथ ज्यादा धैर्य नहीं था। हाँ, किन वुशांग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हालांकि उन्हें यकीन था कि फेन ज्यूचेन सुबह से पहले आ जाएंगे समाप्त, क्योंकि उन्होंने ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान फेन जुएबी को हराने के मौके के लिए अपनी पिछली शर्मिंदगी की भरपाई के लिए प्रोफाउंड पैलेस में अथक प्रशिक्षण किया। टूर्नामेंट से करीब 1 साल पहले उन्होंने प्रोफाउंड गैदरिंग टावर में जोर शोर से खेती शुरू कर दी। अपनी गहन शक्ति और गहन कला को निखारने के लिए वह प्रतिदिन एक पागल व्यक्ति की तरह प्रशिक्षण लेते थे और बमुश्किल 1 साल में वह आज स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर से सीधे स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 5वें स्तर पर पहुंच गया। इस तरह के बेतहाशा सुधार ने किन वुशांग को परेशान कर दिया। इससे उन्हें ये भी विश्वास हो गया कि प्रतिभा के मामले में फेन जुचेन फेन जुएबी से नहीं हारे और यहाँ तक कि उनसे बहुत आगे निकल गए। जब वे बोल रहे थे, भीतरी महल के प्रवेश द्वार पर एक आकृति दिखाई दी जो लापरवाही से अंदर जा रही थी। ओह, ऐसा लगता है कि फेन ज्यूचेन यहाँ है। जब वह राजकुमारी कैंग यू से बात कर रहा था तो दूर से आए आकृति ने किन वुशांग को थोड़ा चौंका दिया, लेकिन तुरंत उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसके चेहरे पर गहरा सदमा प्रकट हुआ। जैसे जैसे आकृति निकट आती गई, उसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सका। वह 17 या 18 साल का एक युवक था जिसने एक साधारण सफेद शर्ट पहनी हुई थी जिस पर यात्रा की धूल और ओस का दाग लगा हुआ था।
ऐसा लग रहा था मानो वह रात भर भागदौड़ करता रहा हो। उन्होंने कोई अहंकार नहीं दिखाया, कम से कम उस प्रकार का अहंकार तो नहीं जैसा फेन ज्यूचेन में था। एक स्मार्ट दिखने वाले साफ और सफेद चेहरे के साथ उसके पास किसी भी प्रभावशाली आभा वाले गहन अभ्यासकर्ताओं का अधिकार नहीं था, और वह एक आश्रय प्राप्त युवक की तरह दिखता था। वह व्यक्ति फेन ज्यूचेन नहीं था, वह यू चे था जो वापस आने के लिए दिन रात दौड़ता रहा था। मौत की बंजर भूमि के केंद्र से यू चे को बाहर निकलने में पूरे 11 दिन लग गए। इन 11 दिनों में उसका हर कदम खतरनाक था, खासकर स्काई प्रोफाउंड बीस्ट और अर्थ प्रोफाउंड बीस्ट क्षेत्रों में। उनका हर कदम सतर्क और कठिन था। उसे कम से कम 100 गुना घातक खतरों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने उन सभी से परहेज किया। ठीक इसी तरह केवल अपनी ताकत का उपयोग करके जो केवल ट्रू प्रोफाउंड दायरे में थी, वह स्काई प्रोफाउंड बीस्ट क्षेत्र के आधे हिस्से से भागने में कामयाब रहा और मौत की बंजर भूमि से बच निकला। फिर वह दिन रात दौड़ता रहा और आखिरकार 6 दिनों में वह आज सुबह ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस में पहुंच गया। ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस में वापस आकर उसने सबसे पहले जिस व्यक्ति को देखा वह किन वुयू था, और जब उसने उसे देखा तो किन वुयू की अभिव्यक्ति दोपहर के समय किसी भूत को देखने जैसी थी। तब उसे समझ में आया कि उसके मृत्यु की बंजर भूमि में प्रवेश की बात पहले ही चारों ओर फैल चुकी थी और कई लोगों ने सोचा कि वह मृत्यु की बंजर भूमि में मर गया है। उसके बाद उन्होंने किन वुयू से सुना कि हेवनली स्वॉर्ड विला में ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में जाने वाली टीम प्रस्थान करने वाली थी। इसलिए उसने किन वुयू को त्याग दिया और तीव्र गति से महल की ओर दौड़ पड़ा। जब वह पहुंचे तो उन्होंने स्तब्ध किन बुशांग और कैंग यू को देखा। पैलेस चीफ किन, वरिष्ठ बहन, काफी समय हो गया है, मैं वापस आ गया हूँ। यू चे उनके सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए कहा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।